हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने सुबह आपको स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल पे आपको टॉपिक दे दिया था लिखने के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। ये स्टडी फंडा की पेपर टू की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको आपके आंसर्स का इवेल्युएशन और पेपर टू की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कूपन कोड आप देख सकते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए। वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इसका टेस्ट शेड्यूल है। टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री। इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था पुलिसिंग पावर टू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। आपके हिसाब से क्या है? सीएपीएफ को पुलिसिंग पावर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मुझे पता है कि 90% ऑफ द पीपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में आंसर आ चुका है, वो है यस सर, दे देनी चाहिए। बट अभी नहीं, थोड़ा कंट्रोल करो। पहले टॉपिक को समझो, क्या है, क्यों ये न्यूज़ में आया है, क्या ये इशू है। फिर अपना कोई भी कंक्लूजन फॉलो करो। भावनाओं में मत बहो, फ्लो में मत बहो कि नहीं हम सीएपीएफ में जा रहे हैं तो सारी पुलिसिंग पावर सब कुछ सीएपीएफ को दे दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। अभी जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंटली एमएचए ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बीएसएफ की जो ज्यूरिसडिक्शन लिमिट है, उसको 50 किलोमीटर कर दिया सारे, लगभग सारे स्टेट में जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। बेसिकली जिनको बीएसएफ, जिन बॉर्डर्स को बीएसएफ गार्ड करता है, वहां उनकी ज्यूरिसडिक्शन 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो चुकी है। अब इसमें पुलिसिंग पावर जो बीएसएफ को मिली है, अब इससे फायदा क्या है? क्या रिक्वायरमेंट आ गई अचानक से कि हमें ये पावर इनको डेलीगेट करनी पड़ी बीएसएफ को? तो हम आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। स्टेट पुलिस फोर्स इतनी कैपेबल नहीं है कि वो अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को क्या बोलते हैं, टैकल कर पाए। अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हो गए? जैसे कि टेररिज्म हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, इंसर्जेंसी हो गई। इसके लिए आपको सीएपीएफ की असिस्टेंस की जरूरत है ही है। तो 50 किलोमीटर का जो ज्यूरिसडिक्शन का एक्सटेंशन मिला है बीएसएफ को, ये इसमें मदद करेगा। सिंपल। अब दूसरा पॉइंट आ जाइए, पुलिसिंग ऑफ बॉर्डर एरियाज। आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे रिमोट बॉर्डर एरियाज है गुजरात और राजस्थान में, जहां कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, सिर्फ बीएसएफ प्रेजेंट है वहां पे। तो क्योंकि ये एक लौती लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन रिमोट बॉर्डर एरियाज में प्रेजेंट है, तो इनको अगर पुलिस पावर डेलीगेट कर दी जाए तो उन एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो सकता है, और जो लोकल लोग हैं उनको जस्टिस भी मिल सकती है। इवन कई गांव तो ऐसे भी है गुजरात में, राजस्थान में, जो कि बॉर्डर पे है, और वहाँ सिंगल स्टेट पुलिस स्टेशन नहीं है जहां पे जाके लोग अपनी कंप्लेंट लिखवा सके। ये बीएसएफ की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा। अब देखो, कई बार क्या होता था कि ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल स्मगलर्स होते थे, वो बीएसएफ और एसएसबी से भाग जाते थे। कैसे? मान लो बीएसएफ ने उन्हें ट्रेस किया बॉर्डर पे। अब वो, ये रहा बॉर्डर, ये रहा बांग्लादेश, ये रहा इंडिया, सपोज। बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन बहुत लिमिटेड एरिया में है। बीएसएफ उनके पास गया, लेकिन जब तक वो बीएसएफ उनको पकड़ पाती थी, वो बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन से एस्केप कर जाते थे। और कई बार ऐसा पाया गया है कि स्मगलर्स के साथ लोकल पुलिस यूजुअली मिली होती है। इस वजह से क्या होता था, इन स्मगलर्स को पकड़ पाना बीएसएफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। ये हमारा पॉइंट हो गया। मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि अभी रिसेंटली एक 9 बफेलो की स्मगलिंग हो रही थी, और क्या बोलते हैं, उसको पकड़ा गया। ये एक्सटेंशन जब मिला ना 50 किलोमीटर का, उसके बाद 15 किलोमीटर दूर तक स्मगलर भाग गया था, लेकिन फिर भी उसको पकड़ लिया बीएसएफ ने। तो ये इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का काम कर रहा है। अब सबसे मेजर पॉइंट इसमें, जो इनसेंसिटिविटी है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत लेक्सलाइडल अप्रोच है, इग्नोरेंट अप्रोच है बॉर्डर एरियाज को लेके। वहां का ना कोई पुलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कुछ है। इस वजह से क्या हुआ है, जो बॉर्डर एरियाज है वो सेफ हेवन बन गए स्मगलर्स के लिए, नक्सल्स के लिए। वहां पनप रहे हैं, वहां उनको रोक टोक करने वाला या कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। इस कंडीशन ने भी बहुत जरूरी कर दिया कि हम सीएपीएफ को भी पुलिसिंग पावर दें अब, ताकि वो सेफ हेवन को कन्वर्ट कर पाए। सॉरी, सेफ हेवन जो कि स्मगलर्स और नक्सल्स के लिए बन गया है, इसको कंट्रोल कर पाए और वापस वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एस्टैब्लिश करें। समझे आप लोग? अब सबसे मेजर पॉइंट, कई बार क्या होता है, बीएसएफ वर्सेस स्टेट पुलिस हो जाता है।
क्यों? क्योंकि डिमार्केशन नहीं है किसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ एग्जिस्ट करती है। अब ये जो 50 किलोमीटर का ज्यूरिसडिक्शन का डिमार्केशन हो गया है, बीएसएफ को एक्सटेंशन मिला है, अब इससे क्लियर पता चलता है कि ये एरिया 50 किलोमीटर तक का बीएसएफ का है, बाकी स्टेट पुलिस का है। ना स्टेट पुलिस इसमें इंटरफेयर कर सकती है, ना बीएसएफ यहाँ इंटरफेयर कर सकती है। समझे? चलिए, हमने पुलिसिंग पावर तो दे दी, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या क्या कंसर्न्स जाग रहे हैं? क्यों इतना, जो कई सारे स्टेट हैं जैसे वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, उन्होंने क्यों अपना नाराजगी दिखाई? मतलब क्यों नाराज हो गए वो लोग सीएपीएफ को पुलिसिंग पावर देने से? तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि फेडरलिज्म को चैलेंज करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में आता है लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग पावर। अब वो चीज अगर आप बीएसएफ को दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट करता है, या स्टेट की जुरिस्डिक्शन में ये ट्रांसग्रेशन है। दूसरा पॉइंट अकाउंटेबिलिटी का है और सेंसिटिविटी टू लोकल्स का है। अब नेशनल, अब जैसे आप अपने एग्जांपल से समझो, बीएसएफ है, कोई इंसान को बीएसएफ के ऑफिसर या किसी के खिलाफ कंप्लेंट करनी हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? एमएचए जाना पड़ेगा। अब एमएचए के जो अकाउंटेबिलिटी मेजर्स हैं वो इतने एक्सेसिबल नहीं है लोकल लोगों के लिए जितनी लोकल पुलिस के क्या बोलते हैं, जितने रीजनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं। आप समझे पॉइंट को? आप फॉर एग्जांपल किसी आदमी को, कोई थाने में गया, वो उसको एसएचओ के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, वो सीधा कहाँ जाएगा? वो एसपी के पास जाएगा, एएसपी के पास जाएगा, या उससे भी ऊपर डीआईजी, आईजी, क्योंकि सब उसी एरिया में बैठते हैं। तो जो लोकल पर्सन है या लोकल आदमी है उसके लिए जो रीजनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है और एक्सेसिबल है। वेयर एज अगर एमएचए में उन्हें कंप्लेंट करनी है, वहां के अकाउंटेबिलिटी मेजर्स को रीच करना है, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से भी ये जो ज्यूरिसडिक्शन का एक्सटेंशन मिला है इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अगला पॉइंट, आपको पता है कि कोर फंक्शन क्या है बीएसएफ का? बॉर्डर को गार्ड करना। बट अगर हम उन्हें ज्यूरिसडिक्शन दे रहे हैं 50 किलोमीटर अंदर तक की, तो वो अपना जो कोर फंक्शन है बॉर्डर की गार्डिंग, उससे वो भटक सकते हैं, क्योंकि उन्हें एडिशनल फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ेगी लोगों को ये 50 किलोमीटर के एडिशनल एरिया में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि देखो, आपको भी पता होगा, आपके यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो आपकी लैंग्वेज को जानती है, आपके कल्चर को जानती है, आप लोगों से अच्छा इंटरेक्ट कर सकती है। लेकिन वहीं पे क्या कोई सीएपीएफ इतना अच्छे से उनके कल्चर में मिक्स हो सकती है लोकल लोगों के? तो ये थोड़ा एक पॉइंट है जो कि कॉज ऑफ कंसर्न है कि बीएसएफ इतने अच्छे से इंटरमिक्स नहीं हो पाएगी लोकल लोगों के साथ। ठीक है, तो हम अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपको रिसेंटली पता होगा कई सारे इंसिडेंट हुए सीएपीएफ में, सुसाइड्स के, फ्रेटिसाइड्स के। फ्रेटिसाइड का मतलब होता है अपने ही लोगों पे गोली चला देना। आपने न्यूज में सुना होगा कि इस जवान ने गोली मार दी अपने कमांडेंट को, या अपने कलीग्स पे, जैसे कि गुजरात इलेक्शन के टाइम अभी रिसेंटली हुआ था। तो ये इंस्टेंसेस बहुत फ्रिक्वेंट आपको सुनने को मिलते हैं। और उसी पे आप सीएपीएफ की, या मैं पर्टिकुलरली बीएसएफ की बात करूं, आप 50 किलोमीटर की जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हो। इससे क्या होगा? वर्कलोड बढ़ेगा। वर्कलोड बढ़ेगा तो ऐसे इशू और देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप क्या बोलते हैं 50 किलोमीटर की रेंज बढ़ा रहे हो तो आप जो फोर्स स्ट्रेंथ है उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो अब हम आते हैं कि भाई, हमने दोनों साइड के प्रोस कॉन्स देख लिए कि क्या क्या है, क्यों हमें पुलिसिंग पावर देनी चाहिए, क्यों हमें नहीं देनी चाहिए। दोनों चीज हम देख चुके हैं। तब हम कंक्लूजन क्या लिखे? देखो, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसके कई सारे मल्टीपल पोरस बॉर्डर्स हैं, जैसे कि बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, नेपाल बॉर्डर हो गया, और सेंसिटिव इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, मतलब एक्टिव इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। फ्रीक्वेंट सीज फायर वॉलेशन होता है कई सारी जगह, आपने देखा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें बॉर्डर सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि अभी लिया हमने 50 किलोमीटर रेंज बढ़ाने का। लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ हमें जो सिद्धांत हैं फेडरलिज्म के, उस पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप फेडरलिज्म को वायलेट नहीं कर सकते हो। दो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरलिज्म मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ इंडिया ही मेंशन है, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी किसी मुझे जजमेंट का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें उसने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो हमें फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे भी ध्यान देना है। तो जरूरत क्या है? हम, जैसे आर्टिकल 263 है, उसके तहत क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल है। हम इसको यूज करके सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, और जो भी सेंटर और स्टेट के आपस में इश्यूज हैं
वो इंटर स्टेट काउंसिल के थ्रू रिजॉल्व करे, और जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको वीड आउट करे, ताकि बॉर्डर मैनेजमेंट और फेडरलिज्म दोनों हैंड इन हैंड जा सके, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज हो। तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर भी बना रहे और हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट भी बहुत क्या बोलते हैं, जैसे तगड़ा हो, मतलब नेशनल सिक्योरिटी को कोई हार्म ना हो। आप लोग समझ गए? आप लोग अपना भी व्यू कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्या लगता है, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप लोगों का क्या टेक है इस इशू पे। और प्लीज आप जो भी मैं टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको लिखिए, क्योंकि बिना लिखे सिर्फ ये वीडियो देखने से आपका सीएपीएफ का सिलेक्शन नहीं होगा। आज आपने देखा होगा सीएपीएफ एसी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसीज थ्री, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट 320 प्लस हैं आई थिंक। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी तक की सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हैं ये। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर सीएपीएफ एसी 2023। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू फॉर टुडे। और हाँ, ध्यान रखिए ये जो भी मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ ना, ये मोस्ट प्रोबेबल है, और मैं आपको ऐसे फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे में भी यूज कर सकते हो या आर्ग्यूमेंट में भी यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कभी भी ऐसे में, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये बुलेटिन पॉइंट्स, इसको यूज नहीं करना है। ऐसे में आपके नेगेटिव नंबर ले आएगा ये। ऐसे हमेशा पैरा फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ मैं आपको बुलेटिन में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ, सेग्रीगेशन कर पाऊँ। यू गॉट माई पॉइंट? तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। थैंक यू फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक।